बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे हीट इंजन। लास्ट क्लास में हमने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बारे में पढ़ा था, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ा था, और एक ये भी देखा था कि एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ भी देखा था। उससे पहले भी हम स्पेसिफिक हीट वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हीट इंजन। हीट इंजन पढ़ेंगे और रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, और इससे अगर आगे आने वाली क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्नोट इंजन। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लो। आज का हमारा टॉपिक है हीट इंजन। हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है बच्चों? हीट इंजन होता क्या है? हीट इंजन करता क्या काम है? हीट इंजन करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। हीट एनर्जी को, इसके नाम से ही पता लग रहा है, हीट इंजन के नाम से, ये हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये होता क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ इंजन it is a type of engine which convert heat energy into मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जैसे हमारे पास हो गया स्टीम इंजन, या फिर हमारे पास हो गए पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सब क्या किसके एग्जाम्पल है? हीट इंजन के। करते क्या है ये? जैसे मान लो हमारे पास एक चैम्बर होगा, है ना, जिसमें एक गैस भरी होगी। ये मान लो हमारे पास एक चैम्बर हो गया जिसमें ये गैस भरी हुई है, या फिर मान लो हमारे पास अगर स्टीम इंजन ले रहे हैं तो उसमें स्टीम हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास गैस भरी हुई है, ये यहाँ पे हम लगा देते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं, और इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक व्हील से। ये व्हील ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये हमने व्हील से कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगी? ये गैस कभी मान लो ये एक्सपेंड होगी, फिर ये व्हील आगे चलेगा, कंप्रेस होगी, एक्सपेंड होगी, कंप्रेस होगी, तो ये व्हील है ये आगे चलता रहता है। तो अगर इसके एग्जांपल्स लें कि जो हमारे पास हीट इंजन होता है उसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, तो ये हो गए, मान लो स्टीम इंजन हो गया हमारे पास, स्टीम इंजन हो गया, और क्या हो गया हमारे पास? डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया। ये सब क्या हो गए हमारे पास? इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब ये काम कैसे करेगा? यहाँ पे इसके पास, हमारे पास तीन चीज़ें होंगी। क्या क्या होंगी? एक तो हमारे पास होगा सोर्स, सोर्स एट हायर टेम्परेचर। सेकेंड हमारे पास होगा एक वर्किंग सब्सटेंस, एंड थर्ड हमारे पास होगा सिंक एट लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे जैसे मान लो स्टीम इंजन में वर्किंग सब्सटेंस क्या हो गया? हमारे पास स्टीम हो गया। पेट्रोल इंजन में क्या हो गया? पेट्रोल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए? वर्किंग सब्सटेंस हो गए। होता क्या है इसमें? देखो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया वर्किंग सब्सटेंस।
ये हमारे पास हो गया सोर्स हो गया। सोर्स हो गया और ये किस पे है, हायर टेम्परेचर पे, तो इसका टेम्परेचर हमने मान लिया कितना है, T1 है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आया, फिर इसके बाद हमारे पास आया सोर्स, सॉरी इसके बाद हमारे पास आया वर्किंग सब्सटेंस। इसके बाद हमारे पास आया ये वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया वर्किंग सब्सटेंस। लास्ट में हमारे पास आया, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस। थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा सिंक। अब आया हमारे पास ये सिंक। ये हो गया हमारे पास सिंक और ये कहाँ पे होगा, लोअर टेम्परेचर पे, और इसका टेम्परेचर हमने मान लिया कितना है, T2 है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, ये एक सोर्स है, सोर्स से हमारे पास कुछ हीट आ रही है। सोर्स क्या देगा, सोर्स हमें देगा हीट, सोर्स हमें देगा हीट। इसने मान लो हीट दे दी Q1, यहाँ से सोर्स T1 टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर मतलब ये हायर टेम्परेचर पे, सोर्स कहाँ पे है, हायर टेम्परेचर पे। हायर टेम्परेचर मतलब इससे अगर कुछ अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर इससे ले भी लेंगे तो भी इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास सोर्स हो गया। जैसे मान लो हमारे पास एक समुद्र है, उसमें से हम थोड़ा सा पानी निकाल भी लेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया, हमारे पास सोर्स हो गया किस पे, T1 टेम्परेचर पे। इससे हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले ली। अब ये हो गया वर्किंग सब्सटेंस, जो हमारे पास इंजन लगा होता है, ये क्या करेगा, ये करेगा W अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसने क्या किया, वर्क डन किया। ये क्या करेगा, वर्किंग सब्सटेंस वर्क डन करेगा। कितना वर्क डन किया, W अमाउंट ऑफ वर्क किया। अब जो बाकी की हीट बचेगी वो कहाँ पे चली जाएगी, सिंक में चली जाएगी। तो हमने मान लिया कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट बची, वो कहाँ पे चली गई, सिंक में चली गई। ठीक है, सिंक कहाँ पे होता है, लोअर टेम्परेचर पे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंजन के आसपास ना गर्मी सी रहती है ना, वहाँ पे भी थोड़ा सा हमें हीट फील होता है। क्यों फील होता है, क्योंकि जो हमें हीट देते हैं वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती। अगर सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए मतलब इंजन है वो 100% एफिशिएंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो कुछ हम हीट देते हैं, जितनी हम हीट देते हैं उसमें से कुछ वर्क डन हो जाता है, और जो बाकी की जो हीट बचती है वो कहाँ पे चली जाती है, सिंक में चली जाती है। ठीक है, इसीलिए कोई इंजन देखा होगा उसके आसपास आपने देखा होगी वहाँ हीट सी फील होती है हमें, है ना। तो बाकी की हीट होती है वो कहाँ चली जाती है, सिंक में चली जाती है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हमने देखा कि जो हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दी थी, Q1 अमाउंट ऑफ हीट दी थी, उससे क्या क्या काम हुआ है, उससे हम W अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, और क्या हुआ है, उससे बाकी की हीट चली गई सिंक में। तो यहाँ से अगर हम W की वैल्यू निकालें, वर्क डन की वैल्यू निकालें, तो कितना वर्क हुआ है, Q1 माइनस Q2। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ है यहाँ पे, Q1 माइनस Q2। अब बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की। मेन चीज़ तो एफिशिएंसी आती है। हम इंजन बनाते क्यों हैं, हम इंजन बनाते कि इससे जितना काम लिया जा सके उतना अच्छा है। मतलब कोई इंजन कितना एफिशिएंट है, हम यही तो बात करते हैं कि ये इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है, ये कम है। जैसे स्टीम इंजन पहले के ज़माने में जो होते थे, जो ट्रेन्स में लगे होते थे, वो कम एफिशिएंट होते थे ना। तो कौन सा इंजन कितना ज़्यादा एफिशिएंट है,
तो एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। कम एफिशिएंसी वाला इंजन, जैसे हमारे पास हो गया स्टीम इंजन हो गया, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है ना। अभी पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, लेकिन 100% एफिशिएंट तो कोई भी इंजन नहीं होता है। तो चलो एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यहाँ पे कौन सी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम? थर्मल एफिशिएंसी की बात करें। कौन सी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हीट की बात कर रही है। देखो एफिशिएंसी तो हर जगह पे होती है, लेकिन यहाँ पे हम कौन सी एफिशिएंसी की बात करें? हीट इंजन की बात करें तो हीट थर्मल एफिशिएंसी हो गई। अब एफिशिएंसी है, इसको हम लिखेंगे इट्टा से। किससे डिनोट करेंगे? इसको इट्टा से डिनोट करेंगे। ये होगी क्या? ये होगी क्या? जो हमारे पास इट्टा होगा वो क्या होगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन टू द सिस्टम। ये क्या होगा हमारे पास? अगर लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम to the heat given to the system। क्या हो गया हमारे पास? इट्टा किसके इक्वल आ गया? वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन टू द सिस्टम। अब यहाँ से हमने निकाला था कि वर्क डन क्या था? Q1 माइनस Q2। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ गया? ये इट्टा हमारे पास किसके इक्वल आ गया? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 1 माइनस Q2 बाय Q1। अगर परसेंटेज में निकालना है तो हम इसको क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, अगर हमें ये चाहिए 4 इट्टा इज इक्वल टू 1, या फिर हम ये कहें एफिशिएंसी हमें क्या चाहिए? 100% एफिशिएंट इंजन चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? ये 100% या फिर ये 1 कब आएगा? जब Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब इट्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारी की सारी हीट है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है? नहीं, हीट होती है वो सारी की सारी, जो भी हीट दी जाती है वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती। कुछ ना कुछ हीट तो सिंक में जाती ही है। जैसे हमारे पास हीट इंजन में हो गया, जैसे पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन, आप अपने कार के पास जाके देखो, उसके पास भी हमें हीट फील होती है ना कुछ हीट तो जाती है सिंक में। तो ये वैसे पॉसिबल नहीं है। 100% एफिशिएंसी वाला इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? क्या कि Q2 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन क्या करेगा? हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारे पास रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेटर, जिसको आप फ्रिज बोलते हैं घर में। रेफ्रिजरेटर या फिर बोल दो फ्रिज बोल दो, है ना। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? इसको ये होता क्या है? ये सबसे पहले तो ये काम क्या करता है? ये चीज़ों को क्या करता है? मतलब उसके अंदर जो भी हमने कुछ भी रखा है, फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल्स रखे हैं, उन सबको ठंडा करने के काम आता है ना। यही तो काम करता है रेफ्रिजरेटर। तो सबने देखा होगा, आपके घर में फ्रिज है, क्या करता है वो? उसके अंदर जो भी सामान रखा होता है उसको क्या करता है? ये ठंडा करता है। ठीक है, इसको हम रिवर्स हीट इंजन भी बोल सकते हैं, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं रिवर्स हीट इंजन। इसको हम रिवर्स हीट इंजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेफ्रिजरेटर काम कैसे करेगा।
रिवर्स हीट इंजन है तो काम कैसे करेगा, ये हमने ले लिया, इसमें भी सेम चीज़ें ही होंगी। ये हमारे पास आ गया सोर्स हो गया, ये वर्किंग सब्सटेंस आ गया, एंड ये सिंक आ गया। ये देखो उसमें क्या था, उसमें ये सोर्स था, है ना, हम क्या कर रहे थे, सोर्स से हीट ले रहे थे। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो अंदर ये हमारे पास बॉक्स हो गया है ना, ये हमारे पास हो गया मान लो रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर हो गया, इसमें कुछ खाना वगैरह कुछ भी रखा हुआ है हमारे पास, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी रखा हुआ है। ये क्या करता है कि रेफ्रिजरेटर के जो अंदर से हीट निकालता है और वो बाहर हमारे रूम में ट्रांसफ़र कर देता है या फिर हमारी सराउंडिंग में दे देता है। अंदर से रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट निकाल के बाहर भेजता है। देखो हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एक रूम है जहाँ पे हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये हमारे पास एक रूम है जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ से हीट इजीली यहाँ पे फ्लो हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है, ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर टेम्परेचर होगा लगभग 5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर होता है ना, ये टेम्परेचर होता है। और हमारे सराउंडिंग में मान लो टेम्परेचर 25 ही लगा लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है, इस रेफ्रिजरेटर के इस जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है इसके अंदर से हीट को, इसके अंदर से जो भी हीट है उसको बाहर निकालना है ना। इसके अंदर से टेम्परेचर 5 डिग्री से हीट को 5 डिग्री से 25 डिग्री पे भेजना है, तो हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसमें प्रोसेस होगी क्या, देखो इसमें प्रोसेस होगी क्या, रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर से हीट निकालेंगे, ये हमारे पास हो गया सिंक हो गया, जो किस टेम्परेचर पे है, T2 पे है, ये वर्किंग सब्सटेंस हो गया। रिवर्स इसीलिए तो इसको रिवर्स बोला गया है, उसमें हीट इंजन में जो हो रहा था उससे उल्टा यहाँ पे हो रहा है, ये वर्किंग सब्सटेंस हो गया, एंड ये हमारे पास हो गया सोर्स T1 टेम्परेचर पे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। देखो हीट हम क्या करेंगे, हम ये हमारे पास हो गया रेफ्रिजरेटर, सिंक हमारे पास यहाँ पे हो गया रेफ्रिजरेटर जो किसी लोअर टेम्परेचर पे है ना, ये किस पे होगा, लोअर टेम्परेचर पे। सिंक हो गया, यहाँ पे हमारे पास रेफ्रिजरेटर हो गया जो किस पे है, लोअर टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये हो गया, जो रेफ्रिजरेटर में इंजन लगा होता है वो हो गया है ना, कंप्रेसर लगा होता है उसमें, हमें ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में डीप में नहीं जाना कि उसमें इंजन कैसे काम करता है कुछ भी। ये हो गया हमारे पास जो उसमें इंजन लगा होता है वो हो गया, कंप्रेसर लगा होता है ये वो हो गया, ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर हो गया है ना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंजन क्या करेगा, यहाँ पे काम करेगा, रेफ्रिजरेटर में इंजन कंप्रेस करेगा है ना, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हम जो रेफ्रिजरेटर में गैस भी डाली जाती है एक, ठीक है, ये हमारे पास हो गया रेफ्रिजरेटर। इंजन हम उसके ऊपर बाहर से काम करेंगे, इंजन उसके ऊपर काम करेगा, उसके ऊपर काम करने के बाद यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकाल लेगा है ना, इसके अंदर से Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकाल ली। अब ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकाली और यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र कर दी, कुछ Q1 अमाउंट ऑफ हीट बाहर भेज देगा। क्या करेगा, देखो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या करेगा, हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर से जो हमारे पास इंजन होगा वो वहाँ से अंदर से हीट निकाल लेगा। अंदर से हीट निकालने के लिए लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे भेजनी है तो वर्क डन उसके ऊपर करना पड़ेगा है ना, उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर करना पड़ेगा वर्क डन, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकाल लेगा और फिर जो हीट है वो
क्या मतलब जो हमारे पास हीट आएगी उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे क्या चली गई, Q1 अमाउंट ऑफ हीट कहाँ पे चली गई, सोर्स हमारे पास हो गया, मान लो हमारा रूम हो गया या फिर जो भी सराउंडिंग मान लो वो हो गया, सोर्स हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है जो हमारे पास Q2 अमाउंट ऑफ हीट आई है और W अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, ये किसके इक्वल आ गया, Q1 के इक्वल आ गया, है ना। Q2 अमाउंट ऑफ हीट आई है और W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है किसने, इंजन ने, हमने इसके ऊपर काम किया है ना। यहाँ पे इजी नहीं होता है कि रेफ्रिजरेटर से हीट बाहर, देखो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट इजीली नहीं जाती है, इसलिए उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन करने पे क्या हुआ कि अंदर से हीट बाहर चली गई, अंदर से हीट है वो बाहर चली गई। कितनी अमाउंट ऑफ बाहर गई है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट बाहर गई है हमारे पास, देखो यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट बाहर गई है। और अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट किसके इक्वल होगी, तो Q2 तो यहाँ से निकली है प्लस उसके ऊपर W अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, तो Q1 किसके इक्वल आ गई, Q2 प्लस W। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे इस टाइप से एक वायर नेटवर्क बना होता है ना, इस टाइप से एक वायर नेटवर्क बना होता है, इसमें वायर्स लगी होती है बहुत सारी, इस टाइप से वायर्स लगी होती है बहुत सारी। देखा होगा कि वो ना गर्म हो जाती है ना, वो गर्म रहती है। क्यों गर्म रहती है, क्योंकि उसी से ही तो हीट बाहर निकल रही है, यही तो है हमारे पास जो जिसकी वजह से हीट है वो बाहर निकल रही है ना। अगर नहीं देखा है तो देखना घर पे जाके। तो यहाँ से हमारे पास अगर W निकालेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट में हमने इसमें क्या पढ़ा था, एफिशिएंसी पढ़ा था, जो हमारे पास किसके इक्वल था, ईटा इज इक्वल टू W बाय Q1, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको बीटा से भी डिनोट कर देते हैं या फिर के से भी डिनोट कर देते हैं, किसी से भी डिनोट कर दो, इसको हम चलो के से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज द रेशियो ऑफ हीट या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पे ध्यान रखो वर्क डन हो रहा है वो ऑन दी सिस्टम हो रहा है ना, यहाँ पे वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो रहा है, बाहर से वर्क डन हो रहा है इसके ऊपर। ये दिख रहा है आप लोगों को, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इधर लिख देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, के हमारे पास आ गया हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन, कितना आ जाएगा, K इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस, ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये था हमारे पास रेफ्रिजरेटर और था हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ये रिवर्स काम करता है ना, अंदर से रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट को बाहर निकालता है। अंदर से हीट बाहर निकालना मुश्किल होता है ना, यहाँ पे टेम्परेचर जैसे अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा, मान लो 2 डिग्री सेल्सियस, मान लो यहाँ से हीट को बाहर निकालना है जहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंप्रेसर
कंप्रेसर लगा होता है इसमें, जो वर्क डन करता है, जिसकी वजह से हीट है वो अंदर से बाहर फ्लो करती है। और किस मीडियम से बाहर निकलती है, जैसे हमारे पास जाली सी लगी होती है रेफ्रिजरेटर के पीछे, वहाँ से वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेफ्रिजरेटर हो गया। तो आज हमने पढ़ लिया है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। अब हमारे पास बचा है कार्नोट इंजन एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ज़्यादा बड़ा है नहीं। अब मेन चीज़ बची है, वो बची है हमारे पास कार्नोट इंजन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ेंगे वो भी, पर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन के बारे में। हीट इंजन क्या है, देखो कार्नोट इंजन होता क्या है। कार्नोट एक साइंटिस्ट था जिसने एक इंजन डिज़ाइन किया था और उसने बोला था कि इससे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन नहीं बनाया जा सकता। वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पीछे का सब कुछ रिवाइज कर लीजिए, ये वाला लेक्चर भी पढ़ लीजिए। और हाँ, कार्नोट इंजन पढ़ने के लिए आपको एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस आनी चाहिए। अगर आपको एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं आती है तो आप कार्नोट इंजन को नहीं पढ़ सकते, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कार्नोट इंजन है क्या। तो कार्नोट इंजन पढ़ने के लिए पहले आप एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ के आइए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।